30 दिसंबर 2015 की रात पंजाब के लिए किसी आम सर्द रात जैसी ही थी। ठंडी हवा बदन चीर रही थी और लोग गर्म कपड़ों में खुद को लपेटे हुए अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे। लेकिन इस ठिठुरती रात के सन्नाटे में एक गहरी साजिश पनप रही थी। अपने खौफनाक मंसूबों के साथ हथियारों से लैस जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर को पार कर पंजाब के पठानकोट में दाखिल हो जाते हैं। ये आतंकी इतने चालाक थे कि इन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी, जिसे देखकर कोई भी एक बार के लिए धोखा खा सकता था। आतंकियों का मकसद इंडो पाक बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर दूर लोकेटेड पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाने का था। ये एयरबेस भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की जंग में भी अहम भूमिका निभाई थी। आतंकी यहाँ आत्मघाती हमला करके यहाँ मौजूद भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आतंकी एक कार की तलाश में होते हैं, लेकिन अब तक सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी ने उनके लिए खतरा बढ़ा दिया था। इसलिए वो दिन भर जंगलों और झाड़ियों में छिपे रहे। जब 31 दिसंबर का दिन ढला तो अंधेरा होते ही वो फिर से बाहर आ गए और जानियाल रोड पर किसी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने लगे। रात करीब 9:30 बजे आतंकियों की नजर यहीं से गुजर रही एक इनोवा कार पर पड़ी, जिसे एकागर सिंह नाम के शख्स चला रहे थे। गाड़ी को जब आतंकियों ने रुकने का इशारा किया तो एकागर सिंह उनकी इंडियन आर्मी की ड्रेस को देखकर धोखा खा गए और उन्होंने खुशी खुशी गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, आतंकियों ने उनका मोबाइल छीन लिया और उनका गला काटकर उनकी बॉडी को वहीं पास के खेत में फेंक दिया। आतंकियों को जल्दी थी, इसलिए वो गाड़ी को बड़ी तेज रफ्तार से चलाने लगे। इसी जल्दबाजी में उनकी गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद ही रावी रिवर ब्रिज के धूसी टर्न के पास खराब हो गई। इसके चलते आतंकियों को मजबूरन इनोवा कार वहीं छोड़नी पड़ी। वो थोड़ी दूर जाकर गन्ने के खेतों में छिप गए और यहाँ से किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने लगे। रात के 11 बज चुके थे कि तभी आतंकियों की नजर एक दूसरी गाड़ी महिंद्रा XUV 500 पर पड़ी। ये गाड़ी पंजाब पुलिस के SP सलविंदर सिंह की थी, जो अपने दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल के साथ एक दरगाह पर मत्था टेक कर वापस गुरदासपुर लौट रहे थे। गाड़ी राजेश वर्मा चला रहे थे। जैसे ही वो कोलियन मोड़ के पास पहुंचे, आतंकियों ने उन्हें भी रुकने का इशारा किया। ये लोग भी उन आतंकियों की वेशभूषा को देखकर धोखा खा गए और उन्होंने भी उन्हें फौजी समझकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही आतंकियों ने उन पर अपनी राइफलें तान दी और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसकर SP सलविंदर सिंह और उनके दोनों साथियों के हाथ पैर बांध दिए और उनके मोबाइल छीन लिए। उन्हीं के फोन से एक आतंकी ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका काशिफ जान को फोन मिलाया और अपनी करंट लोकेशन की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें कार मिल गई है और वो जल्द ही टारगेट तक पहुंच जाएंगे। वो एयरफोर्स शब्द का बार बार जिक्र कर रहे थे, जिससे तीनों बंदी बने लोगों को इतना तो समझ आ गया था कि आतंकियों का मंसूबा इंडियन एयरफोर्स पर हमला करने का है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है और रिसीट्स एंड ट्रैकिंग एक्सपेंसेस जैसी चीजों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, तो अब एक ऑर्गेनाइज सॉल्यूशन अपनाने का समय आ गया है। रिसीट केओस को गुड बाय कहने के लिए आप ओडू एक्सपेंसेस ऐप को यूज कर सकते हैं। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऐप है जो ढेरों कमाल के फीचर्स के साथ आता है। अब ओडू एक्सपेंसेस के साथ एक्सपेंसेस को सबमिट, मैनेज और अप्रूव करना बेहद आसान हो गया है। आप अपने खर्चों को लैपटॉप, मोबाइल या सिर्फ एक ईमेल से अपने तरीके से सबमिट कर सकते हैं। आपको बस अपने सभी खर्चों को एक रिपोर्ट में ग्रुप करना है ताकि अप्रूवल्स तेजी से हो सके। अगर आपको कहीं भी मदद की जरूरत लगती है तो चैटर या लॉग नोट में सीधे कमेंट कर सकते हैं। मैनेजर्स अब बस एक क्लिक में एक्सपेंसेस को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। रिसीट्स और एक्सपेंसेस का साइड बाय साइड व्यू ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, जिससे फैसले जल्दी होते हैं और घंटों का समय बचता है। एक बार अप्रूव्ड होते ही एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग बुक्स में पोस्ट और रिकंसाइल हो जाते हैं, जिसमें कोई भी मैनुअल हसल नहीं होती। इसके अलावा आप रियल टाइम में टीम एक्सपेंसेस को डेट, डिपार्टमेंट, लोकेशन जैसी कैटेगरी के हिसाब से ट्रैक भी कर सकते हैं। साथ ही कस्टमर रिलेटेड एक्सपेंसेस को एफर्टलेसली री-इनवॉइस कर सकते हैं। अमेजिंग बात यह है कि ओडू का पहला ऐप अनलिमिटेड सपोर्ट और लाइफ टाइम होस्टिंग के साथ बिल्कुल फ्री है। तो दुनिया भर के 12 मिलियन प्लस यूजर्स की तरह आप भी ओडू एक्सपेंसेस से जुड़कर एक्सपेंस मैनेजमेंट को आसान बना सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा।
बात करने के बाद गाड़ी चलने लगी। चलती गाड़ी में ही आतंकियों ने उन तीनों को पहले तो लात घूंसों और राइफल की बट से खूब पीटा और फिर गुलपुर सिमली गांव के पास जंगल के इलाके में पहुंचते ही एसपी सलविंदर सिंह और कुक मदन गोपाल की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। आतंकियों को अभी तक ये नहीं पता था कि जिनको वो फेंक रहे हैं उनमें से एक पुलिस वाला भी है। वो अभी तक यही समझ रहे थे कि गाड़ी राजेश वर्मा चला रहा था, इसलिए गाड़ी का मालिक वही होगा। इसी वजह से वो उसे अपने साथ ले गए। जैसे ही वो आगे बढ़े, सलविंदर सिंह और मदन गोपाल ने मौका देखते ही किसी तरह अपने हाथ खोल लिए और आंखों से पट्टी हटाकर गुलपुर सिमली गांव तक पहुंच गए। सलविंदर सिंह को आतंकियों की फोन की बातचीत से ये तो कंफर्म हो गया था कि वो चारों आर्मी वर्दी में पाकिस्तानी आतंकी है जो किसी बड़े हमले को अंजाम देना चाहते हैं। इसलिए गांव में घुसते ही उन्होंने किसी के फोन से तुरंत गुरदासपुर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दे दी, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। सलविंदर सिंह की इमेज उनके साथी पुलिस कर्मियों के बीच काफी खराब थी, इसलिए उन्होंने समझा कि सलविंदर पार्टी करके लौट रहा होगा और फिजूल की बातें बना रहा है। जब उन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया तो सलविंदर सिंह ने 3:21 पर गुरदासपुर के एसएसपी को कॉल किया और उन्हें सारा माजरा बताया। उधर आतंकी लगातार राजेश वर्मा को पीट रहे थे और उसके फोन से पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से कांटेक्ट में बने हुए थे। उन्होंने राजेश को पीट पीट के बुरी तरह घायल कर दिया। जब उससे पूछा गया कि ये किसकी गाड़ी है, तब राजेश ने बताया कि ये पंजाब के एसपी सलविंदर सिंह की कार है, जिसे उन्होंने पीछे ही फेंक दिया। ये खबर जब फोन पर आतंकियों के हैंडलर्स ने सुनी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। पुलिस वाला होने की वजह से सलविंदर उन्हें बड़ी थ्रेट लगा जो अथॉरिटीज को बताकर उनके पूरे प्लान को चौपट कर सकता था। इसलिए हैंडलर्स ने उन्हें तुरंत वापस जाकर सलविंदर सिंह और मदन गोपाल को दोबारा पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब तक वो वापस उस जगह पहुंचे तब तक सलविंदर सिंह और मदन गोपाल अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुके थे। दोनों को ना पकड़ पाने की बौखलाहट में आतंकियों ने सारा गुस्सा राजेश वर्मा पर उतार दिया। उन्होंने सुबह करीब 4 बजे बेरहमी से उसका चाकू से गला रेत दिया। आतंकियों को यकीन था कि कुछ ही देर में राजेश की मौत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको गाड़ी से बाहर निकालकर पास के खेत में ही फेंक दिया। इसके बाद आतंकी तो गाड़ी लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए, लेकिन बुरी तरह घायल राजेश वर्मा किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए पास के ही गांव अकालगढ़ पहुंच गए, जहां से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। इस बीच जिस पहले शख्स एकागर सिंह को आतंकियों ने मार डाला था, उनके देर रात तक घर न लौटने पर उनके परिवार ने पास के पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उधर एसपी सलविंदर सिंह भी बार बार बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से कांटेक्ट कर उन्हें आतंकी हमले के खतरे को लेकर आगाह कर रहे थे। कुछ ही घंटों में एक ही एरिया में लगातार एक ही तरह की घटनाओं की खबर से पुलिस हरकत में आ गई। इसके बाद पठानकोट से लेकर दिल्ली तक, जम्मू से लेकर उधमपुर तक और चंडीगढ़ से लेकर पंचकुला तक फोन की घंटियां लगातार बजने लगी। जल्द ही ये खबर होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक भी पहुंच गई। मानेसर, जहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के एलीट कमांडोज बेस्ड है, वहां भी कॉल्स की भरमार होने लगी। जब 1 जनवरी 2016 को पूरी दुनिया नए साल की खुशियां मना रही थी, तब आतंकी हमले की संभावनाओं से इंडियन अथॉरिटीज के बीच हड़कंप मचा हुआ था और सभी ऑफिस में केओस की स्थिति बन चुकी थी। तुरंत देश की सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया। सेना और पुलिस की टुकड़ियों ने मिलकर जल्द ही क्विक रिएक्शन टीम्स तैयार की, जिनके जांच करने पर उन्हें एकागर सिंह की गाड़ी और उनकी डेड बॉडी मिल गई। अगले कुछ घंटों के सर्च ऑपरेशन में एसपी सलविंदर सिंह की महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी भी मिल गई, जो लावारिस हालत में पठानकोट एयरबेस से मात्र 500 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। सलविंदर द्वारा दी गई डिटेल्स और उनकी गाड़ी के पठानकोट एयरबेस के पास मिलने से अब साफ था कि आतंकियों का मकसद इस एयरबेस को निशाना बनाने का ही है। साथ ही इस दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार एसपी सलविंदर और राजेश के फोन्स को इंटरसेप्ट कर रही थी, जो आतंकियों के पास थे। एक कॉल में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आतंकियों को उनके हैंडलर से बात करते हुए सुना, जिसमें हैंडलर्स उनसे कह रहे थे कि जल्दी टारगेट तक पहुंचकर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को उड़ा दो। यानी अथॉरिटीज को अब ये भी पता था कि देश में आतंकी घुस आए हैं और ये भी साफ था कि हमला कहां होगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतना सब मालूम होने के बाद भी आतंकी न केवल पठानकोट एयरबेस में घुसने में कामयाब हुए, बल्कि वहां कई दिनों तक उन्होंने ऐसा आतंक मचाया जिसने देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीडिया की सुर्खियों में केवल एक ही हेडलाइन थी, पठानकोट एयरबेस अटैक।
This is big breaking news that is coming in on the Pathankot probe. पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद वो ऑपरेशन अभी तक जारी है। 62 घंटे होने वाले हैं इस ऑपरेशन को। At least 4 terrorists have been killed by security forces and 3 security personnel have lost their lives. Lieutenant Colonel Niranjan of the National Security Guard of the NSG died today while defusing explosives during the mopping up operations. पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की तरफ उंगली उठ रही है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत भी दिए हैं। हमें हिंदुस्तान की तरफ से कुछ लीड्स मिली जिस पे हम तहकीकात कर रहे हैं। The joint investigation team from Pakistan arrived in the national capital on Sunday to probe the deadly terrorist attack on the Pathankot Air Force Base. Pakistan has formally registered an FIR in the Pathankot Air Base attack case as part of the ongoing investigation into that terrorist attack that killed 7 Indian personnel. The FIR has been registered against unidentified people. जब ये कंफर्म हो गया कि आतंकी पठानकोट एयरबेस को टारगेट करने वाले हैं तो फौरन एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ाया जाने लगा। कुछ ही देर में गरुड़ कमांडोज और डिफेंस सर्विस कॉर्प्स DSC की एक टीम स्टेशन के अंदर की सुरक्षा में तैनात कर दी गई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड RNAW के हेड्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद NSG की एक टीम को तुरंत पठानकोट के लिए एयरलिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया। इधर चारों आतंकी अभी तक पठानकोट एयरबेस में घुस नहीं पाए थे। वो पठानकोट एयरबेस की दीवार तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी आतंकियों को उनके हैंडलर का कॉल आ जाता है। उनका हैंडलर उन्हें डांट कर कहता है कि वो चारों अभी तक एयरबेस में घुस क्यों नहीं पाए हैं, जबकि 2 लोगों का एक ग्रुप पहले ही टारगेट तक पहुंच चुका है। इसका मतलब था कि पठानकोट को दहलाने के लिए 4 नहीं बल्कि 6 आतंकी 2 ग्रुप्स में आए थे और पहला ग्रुप पहले से ही LOC को पार कर सभी की नजरों से बचते हुए पठानकोट एयरबेस में घुसकर छिपा बैठा था, जिनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को भनक तक नहीं थी। चारों आतंकी अपने हैंडलर की डांट के बाद एयरबेस की बाहरी दीवार तक पहुंच गए। एयर स्टेशन के आसपास जंगली इलाका था और सुरक्षा के नाम पर स्टेशन की दीवारों के ऊपर केवल कंटीली तारों की फेंस लगी हुई थी। अंदर भारी संख्या में यूकेलिप्टस के पेड़ भी लगे हुए थे, जिन पर आतंकी क्लाइंबिंग रोप बांधकर एयरबेस की दीवार पर चढ़ गए और वायर फेंस को काट डाला। अगले ही पल किसी की भी नजर में आए बिना एक करके चारों आतंकी एयरबेस के अंदर दाखिल हो गए। एयरबेस के अंदर डिलैपिडेटेड MES स्टोर की बड़ी शेड्स रखी हुई थी और पानी की निकासी के लिए यहाँ बड़े नाले भी बनाए गए थे। आतंकियों को अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार था, इसलिए उन्होंने खुद को दिन भर के लिए इन शेड्स और नालों में छिपा लिया। अब पठानकोट एयरबेस के अंदर आतंकियों के 2 ग्रुप मौजूद थे। 2 लोगों का ग्रुप पहले से ही यहाँ कहीं लंबी एलिफेंट ग्रास में छुप के बैठा था, जबकि बाद वाला 4 लोगों का ग्रुप नालों में छिप गया था। आतंकी अपने साथ 50 किलो एक्सप्लोजिव, 30 किलो ग्रेनेड्स और तेजी से आग पकड़ने वाले जेल भी लेकर आए थे, जिससे वो यहाँ के टेक्निकल एरिया तक पहुंचकर वहां स्टेशन्ड MiG-21 फाइटर जेट्स, Mi-25 एंड Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स और ड्रोन समेत सभी जरूरी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सके। इधर पठानकोट एयरबेस के गेट के आसपास क्विक रिएक्शन टीम और DSC के जवान पोजीशन लेकर आतंकियों से भिड़ने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिन आतंकियों का गेट पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो पहले ही एयरबेस में घुस के बैठे हुए हैं। शाम तक यहाँ मेजर जनरल दुष्यंत सिंह की लीडरशिप में NSG के 160 कमांडोज की एक टीम भी आ पहुंची। सभी कमांडोज ने जल्दी अपनी पोजीशन ले ली। अब उन्हें बस उन आतंकियों का इंतजार था जिन्हें मिट्टी में मिलाकर वो पाकिस्तान को संदेश देना चाहते थे कि जब भी कोई भारत की सीमा में गलत इरादे से दाखिल होता है उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। लेकिन आतंकी पूरे दिन बदबूदार नालों में चूहे की तरह दुबके रहे। जैसे ही रात हुई वो एक्टिव हो गए। अब उन्हें सही मौके की तलाश थी। इसके बाद 4 आतंकियों वाला ग्रुप हमले को इनिशिएट करने की जिम्मेदारी लेता है। 2 जनवरी की रात के करीब 3 बजे चारों आतंकी नालों से बाहर निकल आए और टेक्निकल एरिया की तरफ बढ़ने के लिए गरुड़ कमांडोज पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से कमांडोज जब तक संभल पाते तब तक आतंकी गोलीबारी और हथगोले फेंकते हुए DSC के मेस तक पहुंच गए। वहां एक्स आर्मी रेसलर जगदीश चंद चाय बना रहे थे। उन्होंने जैसे ही आतंकवादियों को देखा वो फौरन अलर्ट हो गए। उन्होंने एक आतंकी से उसकी राइफल छीन ली और उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो बाकी आतंकियों को रोक पाते, आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसा दी और वो वहीं शहीद हो गए।
इसके बाद बचे हुए तीनों आतंकियों ने मेस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे डीएससी के 4 और जवान अपनी जान गंवा बैठे। अपने 5 साथियों की मौत से सभी जवान गुस्से से भर उठे। उन्होंने आतंकियों को एलिमिनेट करने और एयरबेस को उनसे फ्री करने के लिए यहाँ ऑपरेशन ढांगू शुरू कर दिया। पठानकोट एयरबेस लगभग 25 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ करीब 10,000 एयरफोर्स कर्मी अपने परिवार सहित रहते हैं। मेस से उनके घरों की दूरी काफी कम थी, इसलिए उन पर हॉस्टेजेस बनाए जाने का खतरा मंडरा रहा था। इस दौरान एयर स्टेशन में नाइजीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के 23 मिलिट्री ट्रेनीज भी मौजूद थे। एयरफोर्स को चिंता थी कि अगर इन ट्रेनीज को कोई नुकसान पहुंचा तो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एयरबेस के मेस से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद टेक्निकल एरिया को भी सेफगार्ड करना मेन प्रायोरिटी था। दर्जनों गरुड़ कमांडोज एंड एनएसजी कमांडोज इस एरिया के चारों तरफ घेराबंदी बनाए हुए थे। मेस के बाद आतंकी फर्नीचर वाली बिल्डिंग में छुपकर कमांडोज पर गोलीबारी करने लगे। उनके छिपकर हमला करने से भारतीय कमांडोज को काउंटर करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उनकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी को उड़ाया गया। जब एनएसजी कमांडोज को उनकी पोजीशनिंग का अंदाजा हो गया तो उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया। आतंकियों के पास AK-47 राइफल्स थी, जिनका जवाब भारतीय कमांडोज MP5 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक पिस्टल और कॉर्नर शॉटगन जैसी मॉडर्न राइफल से दे रहे थे। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट और भारी बमबारी से पूरा इलाका सहम उठा। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। आतंकी कभी फायरिंग करते तो कभी ग्रेनेड और एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करते, लेकिन इसके बावजूद आतंकी आमने सामने की लड़ाई में कमांडोज के आगे कहीं भी नहीं टिक पा रहे थे। कमांडोज ने आतंकियों की हर चाल को नाकाम करके रख दिया था। इसका अंजाम ये हुआ कि 2 जनवरी की शाम तक 3 और आतंकियों को मार गिराया गया। पूरे 4 आतंकियों की मौत के बाद गोलियों और बम धमाकों की आवाज बिल्कुल थम गई। जब काफी समय तक आतंकियों की ओर से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ तो जवानों में जश्न का माहौल बन गया। वहां मौजूद लोग ये मान बैठे कि एयरबेस में केवल 4 आतंकी ही थे जिन्हें मार गिराया जा चुका है। डिफेंस फोर्सेज ऑपरेशन को बंद करने का मन बना चुकी थी और इस खबर को दिल्ली तक पहुंचा दिया गया था। सरकार के कुछ मिनिस्टर्स ने भी पठानकोट एयरबेस से टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को धड़ाधड़ बधाई देते हुए कई ट्वीट्स कर दिए। लेकिन भारत ने जश्न मनाने में जल्दबाजी कर दी थी। ये किसी बड़े खतरे से पहले की शांति थी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ की बड़ी बड़ी घास और झाड़ियों में 2 और आतंकी बहुत पहले से चुपचाप सही मौके के इंतजार में बैठे हुए हैं। इन आतंकियों के पास मॉर्फिन इंजेक्शन, पके हुए चिकन और रोटियों के कुछ पैकेट थे, जिनके सहारे वो कई दिन तक बिना बाहर आए सरवाइव कर सकते थे। लेकिन इन बातों से अनजान एनएसजी ने ऑपरेशन को खत्म मानकर यहाँ के पूरे एरिया को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। 3 जनवरी की सुबह बॉम्ब स्क्वाड के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ने अपनी टीम के साथ मरे हुए आतंकियों के शरीर पर बंधे एक्सप्लोजिव और ग्रेनेड को डिफ्यूज करने का काम शुरू किया। थोड़ी ही देर में 3 आतंकियों के एक्सप्लोजिव्स को डिफ्यूज किया जा चुका था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ने जैसे ही चौथे आतंकी के शरीर से बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की, आतंकी के शरीर पर लगा एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उनकी जान नहीं बच सकी। इस विस्फोट से 5 अन्य कमांडोज भी बुरी तरह घायल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के शहीद होने से पठानकोट एयरबेस एक बार फिर से सहम गया। इसी केओस का फायदा उठाकर अभी तक काफी समय से छिपे बैठे दोनों आतंकियों ने सुबह 10 से 11 बजे के आसपास एयरबेस के एक दूसरे ब्लॉक से अचानक जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस ब्लॉक की पहली मंजिल पर 6 डिफेंस पर्सनल भी मौजूद थे। यदि आतंकवादी उन्हें हॉस्टेजेस बना लेते तो उनकी जान के बदले में वो भारत से बार्गेनिंग कर सकते थे, लेकिन किस्मत से आतंकियों को इसकी खबर नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उनका टारगेट टेक्निकल एरिया को तबाह करने का था। उनकी गोलीबारी से सभी जवान एक बार फिर से अलर्ट हो गए। साथ ही 80 कमांडोज की 2 और एनएसजी यूनिट्स को दिल्ली से पठानकोट एयरलिफ्ट किया गया। सबसे पहले उस ब्लॉक में फंसे 6 डिफेंस पर्सनल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद एनएसजी और गरुड़ कमांडोज ने मिलकर पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन दोनों आतंकी फिर भी कमांडोज की पकड़ में नहीं आए। आतंकियों ने पूरे दिन कमांडोज को इधर से उधर उलझाए रखा। शाम हो चुकी थी और अंधेरा घिरने लगा था। ऐसे में जल्द से जल्द कार्रवाई करना जरूरी हो गया था।
आखिरकार एनएसजी कमांडोज ने आतंकियों को रूम के अंदर ही कुचलने के लिए बस्टर टूल्स का इस्तेमाल किया और आतंकी जिस कमरे में छुपे हुए थे उसके दरवाजे उड़ा दिए। इसके बाद कमांडोज ने रूम के भीतर कैनन फायर किया, जिसकी चपेट में आकर दोनों आतंकी जल्द ही मारे गए। इन दोनों आतंकियों के खत्म होते ही पठानकोट एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन कंट्रोल रूम इस सफलता की सूचना दिल्ली भेजने में इस बार जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। एनएसजी कमांडोज ने एयरबेस के चप्पे चप्पे को खंगालना जारी रखा और लगातार कई घंटों की सर्च के बाद जब उन्हें सब कुछ सही लगा तो आखिरकार 5 जनवरी की दोपहर तक ऑपरेशन बंद कर दिया गया। बेशक 6 के 6 आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर और टेक्निकल एरिया को सेफ रखकर भारत ने आतंकियों का प्लान फेल कर दिया था, लेकिन इसके लिए देश के 7 जवानों को कुर्बान होना पड़ा था। इनमें से गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह भी थे, जिनकी शादी को मात्र 45 दिन ही हुए थे। अपने जवानों की शहादत से पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। सरकार इस हमले के लिए जिम्मेदार एक एक आतंकी को बेनकाब करना चाहती थी। इसलिए जब पठानकोट एयरबेस में आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जवानों का ऑपरेशन ढांगू चल रहा था, उसी दौरान पंजाब पुलिस एसपी सलविंदर सिंह और उसके दोनों साथियों राजेश और मदन गोपाल से पूछताछ कर रही थी। पुलिस जानना चाहती थी कि जिन आतंकियों ने एकागर सिंह को गला काट कर मार डाला था, उन्होंने सलविंदर को आखिर कैसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। सलविंदर सिंह की इमेज पहले से ही पुलिस महकमे में खराब थी। वहीं उन्होंने इंटेरोगेशन के दौरान भी कई बार अपना बयान बदला, जिस कारण पुलिस को उन पर शक था। हालांकि बाद में उन्हें इस हमले से क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद इस हमले की जांच का जिम्मा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने संभाला। एनआईए ने पूरे पठानकोट एयरबेस की काफी बारीकी से जांच की, जिसमें एनआईए की टीम को एयरबेस के वेस्टर्न साइड से फेंस कटर, रोप, वूलन कैप और ग्लव्स मिले, जिसके सहारे आतंकियों ने एयरबेस में घुसपैठ की थी। एनआईए को नाले में कुछ जूतों के निशान भी मिले, जो मारे गए आतंकियों के जूतों से मेल खाते थे। साथ ही एजेंसीज ने आतंकियों की कॉल्स को इंटरसेप्ट करके पता लगाया कि सभी आतंकी पाकिस्तान से आए थे और इस पूरे हमले की योजना जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ने बनाई थी। हमले के दौरान उन्हें पाकिस्तान से काशिफ जान गाइड कर रहा था और उनकी 6 महीनों तक बहावलपुर में अशफाक अहमद और हाजी अब्दुल शकूर ने ट्रेनिंग करवाई थी। जैश-ए-मोहम्मद ने उन 6 आतंकियों की मिलिट्री जैसी सख्त ट्रेनिंग के बाद पठानकोट एयरबेस को दहलाने के लिए एक आत्मघाती मिशन पर भेज दिया था। लेकिन जैश-ए-मोहम्मद का मकसद इस तरह केवल भारत के एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि जैश इस बार एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता था। दरअसल उस समय भारत और पाकिस्तान अपने संबंधों को संभालने में लगे हुए थे। इस हमले से केवल 6 दिन पहले ही 25 दिसंबर 2015 को नरेंद्र मोदी काबुल से लौटते वक्त अचानक से पाकिस्तान के लाहौर जा पहुंचे थे और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। नरेंद्र मोदी इस दौरान लाहौर में शरीफ के पाकिस्तान समारोह में भी शामिल हुए थे। ये 2004 के बाद पहला मौका था जब भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया था। नरेंद्र मोदी ऐसा करके सालों से बिगड़ते रिश्ते को फिर से पटरी पर लाना चाहते थे, लेकिन इस तरह दोनों देशों की नजदीकियों को जैश-ए-मोहम्मद ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा। इसलिए उसकी इस अटैक की साजिश का मकसद भारत की एयर पावर को कम करने के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच उभर रही दोस्ती पर चोट करना था। इस अटैक में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने की वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच जो शांति की राह बन रही थी वो टूट गई और भारत ने किसी भी तरह की पीस टॉक्स को तुरंत पोस्टपोन कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान पर टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेने का प्रेशर बनाया, जिसके चलते पाकिस्तान ने कुछ कार्रवाई भी की और जैश-ए-मोहम्मद के कई मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया, हालांकि उसे कहाँ रखा गया है इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। आगे चलकर इनसफिशिएंट एविडेंस का हवाला देकर पाकिस्तान ने मसूद अजहर को रिलीज कर दिया, जिससे भारत की नाराजगी और बढ़ गई। भारत ने जब पाकिस्तान पर और प्रेशर डाला तो पाकिस्तान ने हमले की जांच के लिए मार्च 2016 में अपनी एक 5 सदस्यीय जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को भारत की परमिशन से पठानकोट भेजा। 3 दिन तक पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम ने यहां से कई एविडेंस कलेक्ट किए और इस दौरान कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए। इसके बाद अपनी जांच पूरी करके ये टीम वापस पाकिस्तान लौट गई। पाकिस्तान पहुंचते ही इस टीम में शामिल लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया और ये दावा किया कि यह अटैक इंडिया द्वारा किया गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका मोटिव केवल पाकिस्तान को बदनाम करने का था।
जब पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पठानकोट अटैक की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया आने का प्रपोजल दिया था तो दोनों देशों के बीच ये म्यूचुअली डिसाइड हुआ था कि उनकी विजिट के बाद NIA की भी एक टीम पाकिस्तान आकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने भारत को जांच का भरोसा तो दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान अपने वादे से मुकर गया। इसको लेकर देन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि जब तक पाकिस्तान पठानकोट अटैक पर कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाता तब तक दोनों देशों के बीच कोई भी डायलॉग संभव नहीं होगा, क्योंकि टेररिज्म और पीस टॉक दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हालांकि पाकिस्तान ने फिर भी कोऑपरेट नहीं किया। भले ही पाकिस्तान के कोऑपरेट ना करने से इंडियन गवर्नमेंट का रुख उसकी तरफ फिर से सख्त हो गया था, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। हमले के पहले तक पठानकोट एयरबेस की सुरक्षा काफी कमजोर थी। एयरबेस की दीवार के चारों ओर गश्त के लिए कोई सड़क नहीं थी और उसकी दीवार कई जगह से सिविलियंस के मकानों से सटी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि इसके बावजूद एयरफोर्स ने इस एयरबेस के आसपास एनक्रोचमेंट रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था, जिस कारण आतंकियों द्वारा यहां किसी भी वक्त एक बड़ा हमला पॉसिबल था। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज महीनों से भारत पर कोई बड़े आतंकी हमले की आशंका जता रही थी और हमले से कुछ महीने पहले तक भारत में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के कई एजेंट्स अरेस्ट किए जा चुके थे। पठानकोट हमले से केवल एक महीने पहले BSF के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को ISI के लिए जासूसी करने के जुर्म में दिल्ली पुलिस ने जम्मू एंड कश्मीर से अरेस्ट किया था। अब्दुल रशीद और उसके रिलेटिव कफायतुल्लाह खान कई महीनों से ISI के कांटेक्ट में थे और अरेस्ट होने से पहले दोनों भारतीय सेना की कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ISI को दे चुके थे। इसके अलावा शेख मोहगल और मोहम्मद एजाज को भी कोलकाता और मेरठ से ISI के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया था, जबकि दिसंबर 2015 में पोखरण से एक्स आर्मी मैन गोवर्धन सिंह भी पकड़ा गया, जो सालों से भारतीय डिफेंस फोर्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ISI तक पहुंचा रहा था। इसके अलावा पठानकोट हमले से पहले एयरमैन रंजीत KK को भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, मिलिट्री इंटेलिजेंस और एयरफोर्स की एक यूनिट ने अपने जॉइंट ऑपरेशन के जरिए भटिंडा एयरबेस से ISI के लिए जासूसी करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। रंजीत KK, जो 2010 से ही भटिंडा एयरबेस में तैनात था, उसे दामिनी मैकडॉट नाम की एक महिला ISI एजेंट ने फेसबुक पर हनी ट्रैप में फंसाया और उसका इस्तेमाल भटिंडा, पठानकोट, अमृतसर, आगरा, अंबाला और श्रीनगर के एयरबेस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कहा। अरेस्ट होने से पहले तक रंजीत KK कई एयरबेस की फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या और ट्रांसपोर्टेबल रेडार यूनिट्स की एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी ISI तक पहुंचा चुका था। ISI ने उससे वेस्टर्न एंड नदर्न एयर कमांड्स में चलने वाली लाइव एयर एक्सरसाइजेस और इंडिया रशिया मिलिट्री एक्सरसाइजेस से जुड़ी जानकारी भी मांगी थी, लेकिन उससे पहले ही वो गिरफ्तार कर लिया गया था। एक साल में इतने बड़े स्केल पर देश से ISI के कई एजेंट्स के पकड़े जाने से स्पष्ट था कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन एयरबेस पर जरूर कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे थे। हमले से पहले इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास SP सलविंदर और राजेश वर्मा की गवाही से लेकर उनकी कार का आतंकियों द्वारा पठानकोट एयरबेस के केवल 500 मीटर के दायरे में खड़ी करने तक कई इंफॉर्मेशंस थी, लेकिन इसके बावजूद आतंकी पठानकोट एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगाकर घुसने में सफल हो गए थे। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस हमले की जांच के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई। कमेटी ने भी पठानकोट एयरबेस को विजिट करके अपनी रिपोर्ट में इंडियन डिफेंस फोर्सेस की लापरवाही को लेकर फटकारा। स्टैंडिंग कमेटी का कहना था कि अगर सेंटर इस मामले को गंभीरता से लेता और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सही तरीके से काम किया होता तो आतंकी कभी एयरबेस में घुस ही नहीं पाते। कमेटी ने आगे कहा कि इतने टेरर अलर्ट्स के बावजूद आतंकियों का पठानकोट एयरबेस में घुसना और वहां गोलीबारी करना इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज ना तो समय रहते खतरे को भांप सकी और ना ही तेजी से एक्शन ले सकी। हालांकि आतंकियों के एयरबेस में घुसने के बाद भारतीय जवानों ने उनका सामना काफी अच्छे से किया। जवानों की वजह से जैश ए मोहम्मद के आतंकी एयरबेस के टेक्निकल एरिया तक नहीं पहुंच पाए थे, जिस वजह से एयरफोर्स का बड़ा नुकसान होते होते बचा था। जैश ए मोहम्मद का यह मंसूबा भले ही नाकाम रहा, लेकिन वो जो दरार भारत और पाकिस्तान के बीच चाहता था, वो दरार इस हमले के बाद दोनों देशों में फिर से आ चुकी थी। जैश ए मोहम्मद यही नहीं रुका, बल्कि इस हमले के केवल 8 महीने बाद उरी अटैक और करीब 3 साल बाद पुलवामा अटैक को अंजाम देकर उसने दोनों देशों के बीच तनाव की एक गहरी खाई खोद दी।
भारत ने भले ही पठानकोट अटैक के जवाब में पाकिस्तान और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, लेकिन उरी अटैक और पुलवामा अटैक के जवाब में भारत ने दुश्मन के घर में घुसकर उसको सबक सिखाया। उरी अटैक और पुलवामा अटैक की पूरी कहानी आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।